वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से। आवाम के लिए महंगी बिजली एक बड़ा इशू है। बिजली की कीमतें कैसे कम की जा सकती हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। गौहर जहाँ साहब, अब देखिए मेरे पास ये सारा एक ब्रेकअप पड़ा हुआ है, क्योंकि आप बार बार बात करते हैं कैपेसिटी कॉस्ट को कम करें। अब इसमें 18 रुपए में से तकरीबन 13 रुपए जो है वो तो आता है प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ फॉरेन डेट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ फॉरेन डेट, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोकल डेट, इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑफ लोकल डेट, फिक्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस, वर्किंग कैपिटल और वापडा। 13 रुपए तो ये बन जाता है। बाकी जो इक्विटी का कंपोनेंट बनता है वो 4.5 रुपए का है। तो इसमें से आप क्या समझते हैं कि कैसे कम किया जा सकेगा, अगर 13 रुपए है ही ज्यादातर डेट रिलेटेड? शहजाद देखें, हमारी ऑडियंस इस बात में मुझे नहीं पता कितनी एक इंटरेस्टेड होगी कि किसका कितना कर्जा है, मेरा कितना कर्जा है, आपका कितना कर्जा है, या 107 प्लांटों का कितना कर्जा है। मेरी ऑडियंस जो पाकिस्तान है वो तो आज एक बात पूछ रहा है, और उवैस लगारी साहब ने उसका जवाब बड़ी खूबसूरती से दिया कि देखें जनरेशन के अंदर उन्होंने कहा है 9 रुपये, ये 3 ब्रैकेट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो सी पैक के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, ये 9 रुपये हैं। अगर हम जितना माल इनसे ख़रीद रहे हैं उसके पेमेंट करें तो जो है 19 रुपये के सामने इनको 10 रुपये देने होंगे, 9 रुपये बच जाएंगे। अब 9 रुपये बचेंगे तो उस पर जो 16% ट्रांसमिशन लॉस है वो भी बच जाएगा, 1 रुपये 60 पैसे, वो तो बगैर कुछ किए बच जाएगा। तो ये टर्म जो है, क्योंकि आपका 16% ट्रांसमिशन लॉस है, आज का मैं इसको आसान बोल दूं कि आज जैसे बोला 10 रुपये हमारी जनरेशन कॉस्ट नहीं है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट साहब ने बोला 10 रुपये हमारे फ्यूल कॉस्ट है, मतलब जो एनर्जी कॉस्ट रॉ मटेरियल लगते हैं, जिसमें हमारा कोल है, फर्नेस ऑयल है, पानी है, हमारे जितने भी गैस है, LNG है, सब की कॉस्ट 10 रुपये है। वो फ्यूल कॉस्ट है, जनरेशन कॉस्ट नहीं है। तो हमारी 10 रुपये की फ्यूल कॉस्ट है। हमारी आज के दिन 19.5 या 20 रुपये तमाम जितने हमारे यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हाइडल भी है, जिसमें IPP भी है, हाइडल की कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि वो पुराने प्लांट लगे हैं। तो 20 रुपये की या 19.5 रुपये की, जैसे आप एग्जैक्ट ले लें, तो ये कॉस्ट मौजूद है। उसके ऊपर 16% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। आज 35 रुपये की कॉस्ट है जो लगारी साहब आपको बता रहे हैं। तो 10 रुपये फ्यूल है, 20 रुपये 19.5 या 20 रुपये कैपेसिटी है, और इसके ऊपर 16% क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, 35 की कॉस्ट है। अब अगर मुझे बताएं इस 35 में से सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट कौन सा है? 20 रुपये। और 20 रुपये में से अगर हम जितनी बिजली खरीद रहे हैं उतने के पैसे दें तो आधा रह जाता है, वो 10 रुपये रह जाता है। अच्छा, आप 10 रुपये बोले ना, तो आदमी एक सेकंड, अगर 10 रुपये बोले तो हम कह रहे हैं सिर्फ 10 रुपये यूनिट 35 में से। अरे ये 10 रुपये यूनिट 1 लाख रुपए हम गिनते हैं ना, तो कितने पैसे होते हैं उसके? 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000, 1 लाख करोड़ रुपए का फर्क है जिनको हम अदा कर रहे हैं बगैर बिजली बनाए सालाना। 1 लाख करोड़ इनको, और ये सारे कह रहे हैं मेरा तो मुआहदा है, हुकूमत मुझे दे। हुकूमत का मतलब क्या है? लगारी साहब ने थोड़ी देने हैं पैसे। लगारी साहब तो हमारी अमानत में बैठे हैं। हुकूमत के जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम का और हुकूमत का, तो वो हमारी अमानत पे बैठे हैं और उस अमानत की हिफाजत करनी है अवाम की। क्या ये 1 लाख करोड़ रुपए, शहजाद जो जुमला है मेरा मुकम्मल करने दें, 1 लाख करोड़ क्या अवाम से लेके इनको दे देना है कि मेरा मुआहदा है? मुआहदा किस बात के है? मैंने पैसे लगाए थे। जो बात की गौरजात साहब ने वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है हमारे जो टैरिफ है 35 रुपये में से वो 20 रुपये तकरीबन है, 19 से 20 रुपये है इस कैपेसिटी पेमेंट का। और अगर आप तमाम प्लांट्स को टेक और पे की जगह, यानी कि आप उनसे बिजली खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, आप उनको पैसे दे रहे हैं, इस मुआहदे को आप चेंज कर दें कि जो जितनी बिजली बेचेगा उतने आप पैसे दें, तो कम से कम आप 10 रुपये बचा सकते हैं, यानी कि जो कैपेसिटी पेमेंट है वो आधी कर सकते हैं। उससे 35 रुपये की कॉस्ट आपकी 25 रुपये पे आ जाएगी। क्या ये डूएबल है? जी, ये ज़बरदस्त है कि जी आपने जो कैपेसिटी लगवाई उसकी वजह से ही आज 10 रुपये आपकी जनरेशन कॉस्ट है। लेकिन आप वो फ़ायदा तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जिस इन्वेस्टर ने वो लगाया CPEC में या RLNG की सूरत में, उसकी मैं कैपेसिटी नहीं देना चाहता, उसका मैं डेट नहीं देना चाहता। बिकॉज हुआ ये कि अगर, और मैं करेक्ट कर दूं कि 2015 में पाकिस्तान की जनरेशन कॉस्ट इन सेंट्स वाज 8.6 सेंट्स पर किलोवाट आवर थी। आज वो कीमत 8.3 सेंट्स पर किलोवाट आवर है, जिसमें 5 सेंट तो कैपेसिटी के ऐड हो गए, उस वक्त 2 सेंट थे। लेकिन एनर्जी कॉस्ट, जो कि ये कह रहे थे बिजली बनाने की कॉस्ट, आज 3 सेंट है, उस वक्त वो 6 सेंट से ज़्यादा थी। अगर मेरे पास 2015 का फ्यूल मिक्स हो तो मेरी कॉस्ट जनरेशन की जो है वो 10 रुपये नहीं होगी,
ज़्यादा हो जाएगी उससे। 28 रुपए होगी। तो आप ये कहते हैं कि मैं डेट वापस ना करूं क्योंकि ये प्लांट लगा दिया है, इसको मैंने इसके जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके पैसे ना दूं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और चीज़ कहता हूं, देखिए ये आप आईपीपी की तो बात करते हैं, एनटीडीसी 25,000 मेगावाट मैनेज करता है, उसकी क्योंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह रोहेल ने कहा पीएसडीपी की फंडिंग हुई हुई है, उसको सालाना 125 अरब रुपए मिलते हैं। एक एचवीडीसी हाई वोल्टेज डीसी लाइन लगी क्योंकि आपने एक फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाया, उसने डॉलर ला के लगाए, डॉलर डेट जिस तरह के अम्मार ने अभी एक्सप्लेन किया, उसका आप सालाना कीमत देते हैं 100 अरब रुपया। तो क्या उसमें कसूर उस इन्वेस्टर का है जिसने 4000 मेगावाट साउथ से नॉर्थ लेके जाने हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें डॉलर 100 रुपये से 300 का हो गया, इंटरेस्ट रेट 0.5 से 5% हो गया। उसके अलावा उस वक़्त आपने ये फैसला किया कि कोई भी प्लांट अगर लगेगा तो हुकूमत पाकिस्तान उसको लोकल मार्केट से डॉलर अरेंज नहीं करने देगी और लोकल डेट नहीं लेने देगी, बल्कि उसकी बजाय आप डॉलर बाहर से लेके आएँ। तो आज जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है हुकूमत पाकिस्तान की वजह से या उनके मुआहदे की बेसिस पे हमें वो पैसे वापस करने हैं। तो आई थिंक अगर हम इस चीज़ को सेपरेट कर लें कि जी वो क्या कंपोनेंट है, तो जैसे अमार ने कहा 13 रुपये मुझे डेट वापस करना है, और कोई भी मुल्क अगर डेट वापस नहीं करेगा तो उसको आसान ज़ुबान में आप डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं। अगर आप उसको आईपीपी की विलिफिकेशन में यूज़ करें कि इन्होंने मुनाफा बनाया, तो हर बंदा इस बात पे मुत्तफिक है कि वो 4 रुपये से 5 रुपये का इम्पैक्ट है। देखें, सेक्टर रिफॉर्म करने के लिए आज आप डिस्को की प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, डिस्को में कौन प्राइवेटाइज करेगा? अगर आपने आज चित्राल जाना हो तो आप पूछेंगे कि वहाँ पे होटल वाला कैसे होता है, वहाँ पे लोग सलूक कैसे करते हैं। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो देखेगा कि इस मुल्क में इंटेग्रिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, रेगुलेशन का तरीक़ाकार क्या है, टैक्स लॉज क्या होते हैं, और क्या ये लोग बुरे वक्त में उसको ऑनर करते हैं या नहीं करते, जिसको रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। हमारे ने कहा 30 से 35 साल ये प्रोजेक्ट चलते हैं। वो क्या वजह है कि फॉरेन लेंडर आपको सिर्फ 10 साल का लोन देता है? अगर वो 35 साल का लोन देता तो आज ये कैपेसिटी पेमेंट का मसला ना होता। देखें, जो हम चीज़ें करते आए हैं और जो कर रहे हैं, इससे सिर्फ एक चीज़ बढ़ रही है, पाकिस्तान का रिस्क प्रोफाइल। कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और लेकिन जैसे आपने खुद शुरू में कहा था कि हम भी 3 से 4 मरतबा रीनेगोशिएट कर चुके हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ये एक लुक्रेटिव बिजनेस है उनके लिए, तो उसमें तो वो आते रहेंगे। लेकिन उसमें आप देखें, जिन लोगों ने अब इन्वेस्ट किया है, यहाँ रोहेल बैठे हैं, हमने किया है, 4 रुपए की बिजली बन रही है थरकोल में। 2009 में जब हम काम कर रहे थे तो इसी तरह स्क्रीनों पे लोग आके कहा करते थे कि थर कभी डेवलप नहीं होगा, ये एक पाइप ड्रीम है। आज 15 साल बाद वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो काम है जिसमें आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लोकल और इंटरनेशनल आके बिठाने हैं। ये पॉपुलिज्म से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलता, क्योंकि ये फैसले अगले 10, 15, 20 साल के लिए कर रहे हैं। आज का मुश्किल वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त इससे मजीद मुश्किल होगा, बिकॉज हमें वी नीड टू बी ओपन फॉर बिजनेस, फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। कोई इंटरनेशनल रोहिल साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूँ कि अगर ये कैपेसिटी पेमेंट को हम कम करें, टेक एंड पे की जगह टेक एंड पे ले जाएं सारे मुआहदे, तो आपके ख्याल में ये डूएबल है? और दूसरी एक बात जो इस बहस में सामने आई वो ये है कि जो प्लांट्स लगे वो अक्सर अपनी कॉस्ट को जो है वो ओवर एवेल्यूएट करके बताते हैं, ओवर कॉस्टिंग दिखाते हैं। और मैं ये सुनता रहा हूँ, ये क्रिटिसिज्म होता रहा है कि इवन जो 2013-15 में प्लांट्स लगे कि आपने बताया कि यूरोपियन बॉयलर है, मशीनरी है, लेकिन ले ली चाइना से, तो आपने कॉस्ट अपनी इन्फ्लेट कर दी। क्या ये हो रहा है, और क्या इंडस्ट्री अवॉइड करती है कि नहीं, इन चीज़ों का ऑडिट नहीं होना चाहिए कॉस्टिंग का हमारी? जी देखिए, 2-3 पॉइंट्स आपने रेस किए। पहले जो गौर साहब का पॉइंट है ना कि जी जिस सबको टेक एंड पे कर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इस वक्त जो कैपेसिटी पेमेंट है 2.1 ट्रिलियन की, उसमें से तकरीबन 1.5-1.6 बिलियन के वो प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन आधे गवर्नमेंट ओन्ड हैं, आधे प्राइवेट हैं, जो 2015 में आए हैं बेस्ड ऑन सीपैक। अब उनका एक चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट स्टेट एंटरप्राइज होती हैं, उनके साथ अपने मायदे किए हुए फॉर द डेट रीपेमेंट्स, चाइना डेवलपमेंट बैंक, साइनोशोर की हुए। तो अब उसमें से जब आपने खुद उसके ब्रेकअप दिया कि उसका कंपोनेंट अगर 1.6 ट्रिलियन में से तकरीबन ट्रिलियन तो होगा उसकी डेट पेमेंट, तो वो अगर जो इनका फॉर्मूला अगर हम लगा लें तो वो क्या बनेगा उसका? हाउ डू यू टेक, विल यू डिफॉल्ट ऑन दैट लोन? तो वो अगर जैसे 2015 में जो प्लांट लगे हैं, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि पुराने इनएफिशिएंट प्लांट हम बंद भी करेंगे ताकि उनको पैसे ना देने पड़े, तो फिर जो बिजली आपसे लेनी पड़ेगी उस पर टेक एंड पे पे अगर अदायगियाँ कर रहे हो
तो आपके ख्याल में एक फीजिबिलिटी आपकी नहीं बनती उस पर? नहीं, कैसे बनती है ना, हाउ डू यू नो, विंटर में डिमांड आ जाएगी 10,000 मेगावाट की, राइट, वो बंद कर देंगे प्लांट, जो सीपैक वाले प्लांट्स भी हैं कि भाई डिमांड नहीं है, फिर उसकी पेमेंट कौन करेगा? वो लोन तो डिफॉल्ट होता है, आपको एवरी क्वार्टर रीपेमेंट करनी पड़ती है। सो ये कहना कि आज जब प्लांट लग गए, या आप शुरू से एडवर्टाइज़ करते कि जी मेरा ये इतने चाहिए, ये टेक एंड पे होगा, और इतने मिनिमम अगर है या नहीं है, कोई 50% है, 25% है या वटेवर, वो उस हिसाब से फिर वेट करते। जहाँ तक आप उसकी बात कर रहे थे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, अभी एक रिसेंटली 600 मेगावाट्स का गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज़ किया था सोलर प्लांट, उसमें एक बिड भी नहीं आई थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। केई की अब एक बिड आई है सोलर की, जो बिफोर दिस IPP स्टार्टेड, पहला उन्होंने राउंड पहले किया था, उसमें हर प्रोजेक्ट के ऊपर 8 बिड्स आई थी, इसके ऊपर एक बिड आई है सिर्फ, जो सोलर का 600 मेगावाट का, नहीं, दो अलग चीज, 600 सोलर उस पर कोई भी बिड नहीं है, 0 बिड आई थी। सही। के इलेक्ट्रिक अब एज एन IPP मोड में सही। वो लेना चाह रहा है सोलर पावर, उसमें जो पहले 2 बिड्स थी जो बलूचिस्तान बेस्ड थी, उसके ऊपर 8 बिड्स आई थी, एंड जो लोएस्ट ऑब्वियसली गॉट देयर। सही। अब जो आफ्टर दिस एक bid प्रेस पब्लिसिटी ऑफ IPPs, देयर वाज ओनली 1 बिड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सही। और दूसरा जो ये इल्ज़ाम लगता है कि आप अपनी कॉस्ट जो है, इन्वेस्टमेंट अपनी ज़्यादा दिखाते हैं। जी जी, इसके अंदर कामरान ने भी जिक्र किया था, 2015 के अंदर द गवर्नमेंट, बिकॉज इट वॉज वेरी कीन टू दिस सीपैक प्रोजेक्ट, उन्होंने नेपरा से कहा कि आप एक अपफ्रंट टैरिफ दें। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी रिसर्च की इंडिपेंडेंटली, उन्होंने कहा जी ये प्रोजेक्ट जो है लेट से 8 सेंट का होगा, 9 सेंट का होगा, उसमें कंपोनेंट्स है कि जी फ्यूल कंपोनेंट इतना है, कैपेसिटी इतना है, और उसमें आपको ऑप्ट करना था, यू कुड नॉट निगोशिएट, क्योंकि जो टैरिफ सेट होने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कॉस्ट प्लस कर दें, जो पहले हुए हैं 2002 में, या आप कंपेटिटिव बिडिंग से, जैसे मैं आपको बताता था, या होता है अपफ्रंट, वी कॉल फीड इन टैरिफ। एक टैरिफ डिटर्मिन होता है, उसके अंदर आपने कर सकते हैं तो आप करें, अदरवाइज ना करें। सो दैट टैरिफ वॉज डिटर्मिन्ड इंडिपेंडेंटली बाय ए रेगुलेटर, जो कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने तो डिटर्मिन किया, इट वाज नॉट एन एप्लीकेशन, इट वाज सेड कि उन्होंने रिसर्च करके कहा कि ये टैरिफ होगा कोई टैरिफ के, तो इट वाज डिटर्मिन इंडिपेंडेंटली। अब इसमें किसी ने ज़्यादा खर्च किए, किसी ने कम खर्च किए, प्लस भी आपका है, माइनस भी आपका है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट में कोविड आ गया, वी हैड अ कॉस्ट ओवररन, वी हैव टू अब्सॉर्ब। जी जी सर, ये तो जो बता रहे हैं कि IPP की बिड नहीं आई है, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इवन टुडे, उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला कैपेसिटी पेमेंट है। 4.5 सेंट के जो विंड लगे हुए उनको टेक ऑफ नहीं मिल रहा, उसके बदले आप कह रहे हैं हम नया लगा लेंगे 3 सेंट का या 4 सेंट का। पहले टेक ऑफ कर लेना। कोयले का प्लांट लगा हुआ है बिन कासिम पे, आप उसका टेक ऑफ तो करें। मेरे ख्याल में तो जो टेंडर होना एक गलत चीज़ थी कि जब आपका कंट्री जो है वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम अ कैपेसिटी ओवर पेमेंट, जिसमें आपकी सस्ती भी है, 4 रुपए जो ये कह रहे हैं, मगर है तो वो 8 सेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बाबा कहते रहे ना इस टर्म में, जब वो वापस आए, कि हमारी रिलायंस जो है इंपोर्टेड एनर्जी पर नहीं होनी चाहिए, वो इंपोर्ट पे नहीं होनी चाहिए ना। तो अगर आपके जो विंड बंद पड़े हुए हैं, जिनकी आप 4 सेंट का टेक ऑफ नहीं ले रहे, वो भी कोई हवा से ही चल रहा है ना, उनका भी रीपेमेंट जा रहा है। तीसरी बात जो इसमें, तो ये बहुत खुशी की बात है, मेरे ख्याल में IPP बिड ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, अभी जब तक हमारा ओवर कैपेसिटी नहीं खत्म हो जाए। दूसरे अपफ्रंट टैरिफ में ही सबसे बड़ा गेम था, यही गलत था। जो कंपेटिटिव बिडिंग दूसरे मुल्कों में 5 सेंट में लग रहे थे, वो हमारे 8 सेंट के लगे। फिर दूसरे क्या हमने कंपेटिटिव बिडिंग के साथ किया कि हमें 4,000 चाहिए या 40,000 चाहिए। किसकी थी? जैसे ये कह रहे हैं वो तो रेगुलेटर ने खुद जो है आके डिटरमाइन किया था टैरिफ। देखिए, अब 2 चीजें इन्होंने वायदे अगर गलत हुए थे तो किसकी गलती थी? मैं आपको बताऊं ना, दोनों चीजों की गलती। अपफ्रंट टैरिफ वाज अ शॉर्टकट मैकेनिज्म, जो 1000, 2000, 4000 तक तो ठीक था, 20,000 लगाने के लिए, 25,000 के लिए नहीं था, तो उसको स्प्रेड आउट कर सकते थे आप। नंबर 2, जो भाई कह रहे हैं कि जी कैपेसिटी, अगर हमें ये हुआ कि जितनी बिजली लें हम उतने ही पैसे मिले, तो अब हमें पता है हम दिवालिया हो जाएंगे, खून में जरूरत के बगैर लगा लिया हमने तो सिर्फ गवर्नमेंट की गारंटी पे बॉन्ड लगाया, हमें प्रोजेक्ट तो लगाया ही नहीं। दिस इन शॉर्टकट व्हाट दे वांट टू से कि जी हमें पता है कि सर्दियों में 10,000 होगा तो 50,000 का पैसा कौन भरेगा, हमें भर लो। मोटरवे बन गई है, उसमें लॉस है, तो शहर में जितनी गाड़ियां घूम रही हैं उन पे कैपेसिटी पेमेंट लगा दो। ये मोटरवे बन गई, आप जाते हैं या नहीं जाते? हमार क्या ओवरऑल, आपने तो दोनों का नुक्ता नज़र सुना है, समझा है, क्या सोल्यूशन नजर आ रहा है फिर इसका? सोल्यूशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो कह रहे हैं इसने गलत किया, उसने ये किया, उसने वो किया। सोल्यूशन इज़ मल्टी टीयर्ड, ठीक है। ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये डिस्कोर्स में सारी बात जो हो रही है ना, वो 1.5 रुपये की हो रही है,
55 फिलहाल 1.5 रुपए की ना, लेकिन जो गौर साहब बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि 10 रुपए का इम्पैक्ट। 2.8 ट्रिलियन दिस ईयर सर, and it will be 3.5 trillion next year as well. yes. So that is the point. नेक्स्ट ईयर कितना है भाई? इस साल के 30 जून को ये 2.8 ट्रिलियन हो जाएगा। इसमें जो है ना कैपेसिटी पेमेंट क्या है? कैपेसिटी पेमेंट इज योर फिक्स कॉस्ट, ठीक है? फिक्स कॉस्ट को आपने स्प्रेड आउट करना है। स्प्रेड आउट किस तरह करना है? ज़्यादा जनरेशन करके, ज़्यादा कंजम्पशन करके। अभी हम तकरीबन 6025 गीगावाट आवर की कंजम्पशन है। यही कंजम्पशन अगर इंक्रीज होगी, डिमांड हमें जनरेट करनी है। ये सोचते हुए ही तो लगाए गए थे प्लांट्स। नहीं, वैसे वो पाकिस्तान देखें की जो ना, साइकिल है वो विंटर्स में तो बिल्कुल आपकी डिमांड कम होती है, वो समर से तो बढ़ जाती एक है। अलग इशू है, वो दैट इज वो उस पे आई विल जस्ट कम टू दैट। वी नीड टू इंक्रीज आवर कंजम्पशन, ठीक है? वो ये ना कॉस्ट को आप कंट्रोल करना, कॉस्ट को यहाँ से कम करो, वहाँ से कम कर लो, कॉस्ट कहीं और से फिर से आ जाएगी। सही है। यू हैव टू इंक्रीज योर कंजम्पशन, यू हैव टू इंक्रीज कंजम्पशन इन अ वे कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो स्प्रेड आउट। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि मैक्रो से आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते ना, तो बिल्कुल नहीं आपकी कर सकते। इकोनॉमी बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, उसमें तो टाइम होगा, लेकिन फिलहाल क्या करें शॉर्ट टर्म में? फिलहाल बहुत छोटी चीज़ है जिस पर ऑलरेडी कुछ काम हो रहा है। एक सिंपल चीज़ ये होती है कि इंक्रीमेंटल कंजम्पशन, ये पैकेज हमेशा आता रहा और दुनिया भर में सक्सेसफुल रहा है। इंक्रीमेंटल कंजम्पशन किसी की अगर है, उसको आप डिस्काउंट पर यूनिट्स दे दें। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल का मतलब ये है कि अभी एक कैपेसिटी पेमेंट तो आपने एक प्लांट की दे दी ना, ठीक है? आप एक कोयले का प्लांट है, किसी का भी आपने कैपेसिटी पेमेंट दे दी, एक यूनिट, वो सिर्फ एक यूनिट साल का प्रोड्यूस करता है। अगर वो दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जा रही है। वो 200 यूनिट प्रोड्यूस करेगा और कम होगी। मार्जिनल कॉस्ट पे आपने बिजली सेल करना स्टार्ट करनी है टू इंडस्ट्रीज, तो जिसे कहते हैं ना इंटेंसिव यूजर्स, ठीक है? उससे क्या होगा? आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। जब कंजम्पशन बढ़ेगी ऑटोमेटिकली उसका जो है, ये मुझे याद है जो जब हमाद breakdown अजहर है, when वो he was the power minister, तो उस वक्त ये किया था सर उन्होंने। सर मुझे करने देना फिनिश अभी, ठीक है? व्हाई विल नॉट वर्क लाइक दैट? मैं आपको बता देता सर, हूँ। तो उससे बेसिकली होगा ये कि फॉर एवरी 5% ग्रोथ इन कंजम्पशन, सीधे सीधे नंबर है, आप चेक करवा लें, आपकी जो कैपेसिटी, जो टैरिफ है वो तकरीबन 50 पैसे या 40 पैसे से कम होगा, ठीक है? सिर्फ 5%। अगर आप 2021-22 के लेवल पे भी जाते हैं, जब हमारी 125-130 गीगावाट आवर के पास थी, तो ऑटोमेटिकली 1.5 से 2 रुपए कैपेसिटी के आपके कम हो जाएंगे। अगेन यू नीड टू कम अप विद इंटरवेंशंस हियर, ठीक है? मुख्तलिफ किस्म के इंटरवेंशंस करके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। ये तो हमें पता है कि जी अगले साल 2.8 हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, सच इज लाइफ, यू हैव टू वर्क विद इट नाउ, ठीक है? और उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो भी डेट का है। डेट में आपके हाथ बंधे हुए हैं, बहुत मामूली जो है, आप जिसे कहते हैं ना मैनूवरिंग की कैपेसिटी है उसमें। ये मैं बताऊँ आपको कि हमारी 17% कंजम्पशन कम हुई है अगस्त में, उससे पहले मई में 27% कम हुई है, ठीक है? 15 सेंट के ऊपर आपकी बिजली की कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। आप किसी को कहें कि जी मैं इनको 6 सेंट की दे देता हूं, अगर वो कह रहे हैं मार्जिनल इंक्रीमेंटल भी दे तब भी कुछ फर्क नहीं देखिए, जब आप किसी को देंगे ना इंक्रीमेंटल टैरिफ के, जी आप ये इंक्रीमेंटल बढ़ा लें, तो जो दूसरा आदमी फुल टैरिफ दे रहा होगा ना, जिसकी बेस पे आप उसको दे रहे होंगे टैरिफ, सबको दे रहे हैं ना इंक्रीमेंटल। जो आदमी पूरा चल रहा है उसके लिए तो इंक्रीमेंटल पूरा चल रहा है उसका अपना मसला है ना, जो नहीं चल रहा है मतलब इनका यही है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस तरह बहाल किया जाए कि जो किसी तरह भी लॉस करके आज चल रहा है उसको टैरिफ ना दे, कोई बंद हुआ है वो टैरिफ देके चालू हो जाए, वो बंद हो जाए। मैं आपको दे दूं आसिफ साहब, एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। आई थिंक सो कि वी हैव कम टू अ पॉइंट कि 6 से 8 सेंट के दरमियान के अलावा मुल्क में कंजम्पशन बढ़ ही नहीं सकती। अगर आपसे 6 से 8 सेंट हो सकती है कीमत, मैं आपको नहीं हो सकती तो नहीं चल सकता। एक मिनट, आसिफ साहब तो ये कह रहे हैं इंडस्ट्री, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल आज से 1.5 साल पहले केयर टेकर सेटअप में गई और कहा आपके पास साउथ में जो बिजली है, जो अमार ने बात की, वो 14 रुपए का यूनिट, उस वक्त शायद 12 रुपए का था या 10 रुपए का था। हमने कहा आपको 27 रुपए में साउथ में देने में कोई एतराज़ नहीं, तो हमें जवाब आया कि हम तो आपसे 42 रुपए लेंगे। अब बात यह है कि अगर साउथ में मेरे पास एक्सेस जनरेशन है, 14 रुपए की बिजली का प्लांट बंद पड़ा है और मैं 22 रुपए और कभी तो मैं 35 और 40 रुपए का यूनिट चलाता हूँ, तो अगर साउथ वाले को मैं यूनिफॉर्म टैरिफ से निकल के दे सकता हूँ और अपनी कैपेसिटी पेमेंट का बर्डन किसी और को शिफ्ट कर सकता हूँ, तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने हैं। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है उस वक्त बैठे हुए एक साहब ने मिनिस्टर साहब के कान में कहा कि जी हम तो 42 रुपए से कम नहीं दे सकते। आज इस वक्त आपने 10,000 से ज़्यादा के पावर प्लांट साउथ में लगाए, जब लगाए उसमें न्यूक्लियर थे 2200, 3600 मेगावाट में से 2400 कोयले के प्लांट, इंपोर्टेड कोल थे 2400 वो थे। जितना हमने मिक्स लगाया वो सारा का सारा 2015 के सबक से था कि हम इंपोर्टेड फ्यूल पे रिलाई करते हैं। फिर हमने 5000 मेगावाट RLNG पे लगा दिया। जो सवाल मेरे जहन में आता है वो ये है कि हम दुनिया से अलग क्यों हैं? या तो देखें हमने बहुत महंगे प्लांट लगाए और उसमें गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स गलत थे, या फिर आप लोगों ने कॉस्ट बढ़ा दी, या फिर
जो है आपका मुनाफा इतना ज्यादा है इसलिए हम इतने महंगे? कोई तो रीजन है ना हम कि हम दुनिया इतने से महंगे अलग इसलिए हैं कि हमने रिफॉर्म या ग्रोथ सिर्फ एक सेगमेंट में देखी, बाकी जगह क्योंकि मुश्किल काम था, एक मल्टी टीयर्ड काम था, डिस्को को, एनटीडीसी को, मसलन 2 साल से साउथ से नॉर्थ जो है सिर्फ आप 4000 मेगावाट ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या कसूर है? बहुत से प्लांट जो 4 रुपए की बिजली बनाते हैं, दे हैड टू बी शट डाउन ताकि वो 25 रुपए की बिजली ली जा सके, क्योंकि नॉर्थ से साउथ। दूसरी चीज़ जो इस वक्त लोग कंपेटिटिव मार्केट की बात करते हैं, हमने तो 18 20 साल ये काम किया है, देखा है कि देखें आइडल कैपेसिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ स्पिनिंग रिजर्व एंड एन आइडल कैपेसिटी। ये जो मार्केट रिफॉर्म की आप बात करते हैं कि कंपेटिटिव मार्केट आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिली की मिसाल ले लें, आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, आप कैलिफोर्निया मार्केट की ले लें, हर जगह एक और क्राइसिस आया है। तो हमें सोच समझ के इस तरफ जाना है। ये समझना आज हम हमेशा से हर क्राइसिस में समझते हैं। आप कहते हैं सिंगल बायर मॉडल पे ही रहें? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये हमारे सारे मसाइल दूर कर देगा। मैं आपको दावे से कहता हूं कि 5 साल बाद जब हम होंगे तो ये दोबारा, और उसमें भी बाय द वे कैपेसिटी मार्केट एग्जिस्ट करती है, जो CTBCM जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट कह रहे हैं उसमें कैपेसिटी मार्केट होगी। तो ये कैपेसिटी पेमेंट इंग्लैंड में भी है, दुनिया की हर मार्केट में है, उसके खदोखाल फ़र्क हैं। लेकिन बात यह है कि आज की मुश्किल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि जी डिस्को प्राइवेटाइज ना हो, बाकी चीज़ें ना हो, इसलिए हम कहते हैं कि बस IPP का मसला अगर हल हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फेडरल मिनिस्टर ने कहा था कि हम जो है बाकी इश्यूज पे भी काम करें। मैं एक ब्रेक ले लूं लगारी साहब, मुझे पता है यू वांट टू ऐड समथिंग। एक ब्रेक के बाद, एक क्विक ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर पर और ख़ास तौर पे जो IPPs हैं, उनके मुनाफे, कैपेसिटी पेमेंट, इस पर हमने गुफ्तगू की है। मैं चाहूँगा वेस लगारी साहब, क्योंकि मुझे याद है पहले भी जब आप हमारे प्रोग्राम में आए थे और गौहर जाज साहब ने ये बात करना शुरू की थी तो एक मामला ये आया और आप और फाइनेंस मिनिस्टर गए, चाइना भी गए, वहाँ पर भी बातचीत की। फिर एक ये इशू आया कि पाकिस्तान के जो अपने सरकारी जो IPPs हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, वो तकरीबन 40% लेके जाते हैं कैपेसिटी पेमेंट। और आपने मुझे याद है कहा था कि नहीं हमारी सॉवरेन गारंटीज हैं। तो अब सॉवरेन गारंटीज तो बहुत सारे IPPs हैं, खासतौर पे जो 2015 के बाद लगे उनकी भी हैं। तो फिर अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी और अपना जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसको कम नहीं करेगी तो फिर एक्सपेक्ट कैसे करें आप प्राइवेट सेक्टर से? शहजाद साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा, पीछे बहुत डिस्कशन। जी प्लीज उनको भी रिस्पॉन्ड करें। जी देखें, एक तो बगैर बिजली की कीमत कम किए हुए डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। पाकिस्तान में एक और मसला भी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अनहेल्दी डिमांड है और बदकिस्मती से इन द पास्ट, चाहे वो 1988 हो, 1990 से लेके अभी तक, किसी भी स्टेज के ऊपर हमने लीस्ट कॉस्ट मेथडोलॉजी के ऊपर एनर्जी और पावर को अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड किया ही नहीं है। कभी भी कंपेटिटिव बिडिंग के प्रोसेसेस में नहीं किया। कभी पाकिस्तान इतना डेस्परेट होता था और कभी उतना डेस्परेट होता था। कभी रिस्क कंट्री का इतना होता था, दुनिया में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। हमारी रेगुलेटरी बहुत वीकनेसेस भी रह चुकी हुई हैं। जिन कीमतों के ऊपर अप फ्रंट टैरिफ्स दिए गए, वो कीमतें उस वक्त दुनिया के अंदर कंपेटिटिव नहीं थी। हाँ, जिन वक्तों के ऊपर आपने 14-14 सेंट की विंड दी, उस वक्त शायद पूरी दुनिया में 4 या 5 सेंट की विंड नहीं थी, लेकिन 14 सेंट से ज़रूर कम थी। आप तो पिछले रोने को रो रहे हैं ना। इन सारे एक्सपर्ट्स में से किसी ने कभी ये पूछा कि अगले जो जी 17,000 मेगावाट या 18,000 मेगावाट एक कमिटेड पावर हुकूमत पिछली हुकूमतों ने कमिट कर चुके हुए है, वो किस कीमत पे किया है? भाषा डैम किस कीमत के ऊपर आने वाला है? बालाकोट डैम किस कीमत के ऊपर आएगा? अगले जो जितने भी हाइडल पार का जो खपत लोगों को पड़ा होता है, उसकी अप फ्रंट जो पहले 10-12 साल की कैपेसिटी पेमेंट्स ऐड होंगी, उसका क्या होगा? तो इस वक्त मिनिस्ट्री बहुत मैच्योरिटी के साथ तमाम चीज़ों को देख रही है। कभी किसी ने इनमें से आपको कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग कोड्स इंप्लीमेंट करवाओ ताकि ये जो अनयूजुअल अनहेल्दी स्पाइक इन डिमांड है तुम्हारे सेक्टर की, ये ठीक हो? आपको पता है इस वक्त 3,500 मेगावाट हमारी कैपेसिटी के अंदर सिर्फ साल में 150 घंटा चलता है।
क्योंकि हम अयाश पसंद लोग फर्ज करें, अपने आप को सोचें, हमने बेस लोड किया अंदर तो इंक्रीज कर लिया, स्पिनिंग रिजर्व्स और जो आपके पीकिंग प्लांट्स हैं उसके अंदर कभी इन्वेस्ट नहीं किया। तो हमारी ओवरऑल पॉलिसी के अंदर बहुत मेजर डिफेक्ट्स रह चुके हुए हैं जो आज ही पॉलिसी इंटरवेंशंस के अंदर बेहतर होने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी ये एक विंटर इंसेंटिव पैकेज, इंसेंटिव तो नहीं कहना चाहता, डिमांड मैनेजमेंट पैकेज कहूँगा मैं इसको, ये जो बात अभी इन्होंने की, कभी आज तक किसी हुकूमत ने 5 साल के लिए इसको अनाउंस किया है ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट अगले 5 साल के लिए 8 साढ़े 8 सेंट जितनी भी इंक्रीमेंटल डिमांड होगी उसके ऊपर असेस करके अपने ऑर्डर्स को फ्रेम करना शुरू हो और उनकी प्लानिंग करना शुरू करे। विंटर के अंदर इट्स एन अनयूजुअल कंट्री। इस वक्त आपकी 15-15 हज़ार मेगावाट की डिमांड स्पाइक फर्क है बिटवीन पीक डिमांड एंड ऑफ पीक डिमांड। जी No, and we have unfortunately catered for that in the form of base load, which is absolutely not affordable for any economy and the power sector. हमारी गैस की जो कीमतें हैं उसके अंदर मेजर फ्लॉ है। पावर सेक्टर को किस कीमत के ऊपर गैस मिलती है नहीं मिलती, कंज्यूमर को किस कीमत के ऊपर मिलती है, बहुत मेजर एनर्जी सेक्टर के अंदर फ्लॉज है जो इस वक्त एज वी स्पीक ये जो विंटर पैकेज की बात कर रहे हैं ये हुकूमत काम कर चुकी हुई है उसके ऊपर। लेकिन मुझे जरा की है जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग साहब दोनों बातों को बताइएगा कि एक और चीज शहजाद भाई, मैं आखिरी एक बात कर लूं। आप कर ले, फिर आई हैव अ क्वेश्चन एज वेल। I do not agree with the point of the IPPs as was expressed by an honorable professional right now. If they still, even after they renegotiate with us, they still would have made more money, much more money than they would have ever made in any economy in this world. I am 1000% sure that the negotiations that we are having with these people through the task force, it still will leave them much better off than they would have been in any country in the world. मुझे ठीक है वैसा मैं चाहता हूं इस पे जरा elaborate करें थोड़ा सा। So हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बात करना कि यहाँ कोई आएगा नहीं, मत फिक्र करें आप। इंशाल्लाह जो रिटर्न्स पाकिस्तान में लोगों को मिल रहे हैं आप लोगों को मिलते रह गए। अच्छा अवैध साहब, क्योंकि आपने कहा कि ये कोई यूनिलैटरली हम इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करेंगे, जो भी होगा बहुत बेहतर मिल रहे हैं। आपने कहा जो बिल्कुल नहीं करेंगे यूनिलैटरली। जी मेरा सवाल सुन लीजिएगा। This is for the assurance of future investors into this country. मेरे एक सवाल सुन लीजिए प्लीज। These people जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे जो ये खबरें anybody could have. अवैध साहब जो ये खबरें चल रही हैं आप खुद भी कह चुके हैं कि 5 जो IPPs हैं जिनको हम टर्मिनेट करेंगे उसमें से 4 94 की पॉलिसी के और 1 2002 की पॉलिसी का है। इनका जो बैकलॉग है उसके हवाले से नेगोशिएशंस कहाँ तक पहुंची है? क्या वो दिया जाएगा या वो भी देखा जाएगा, इनके ऑडिट किया जाएगा कि कितना इन्होंने मुनाफा कमाया कितना नहीं कमाया? शहजाद साहब वो हमारी इंटरनल, आई एम श्योर ये लोग भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे बात करना, और मैं भी नहीं करना चाह रहा कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हम लोग अग्री करें, बट द कंट्री विल बी मच बेटर ऑफ once they are kind enough and they contribute towards this great nation। और मैं इनकी मेहरबानी समझूंगा, कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं है, कोई इनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है। इनको जो ऑफ़र किया गया था वो उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये 5 प्लांट्स की बात हो क्या रही है मैं आपको बताऊं। These 5 plants are not required in the system anymore. They're not required for the technical or system stability. They're not required for demand. Hence, we have sat down with our friends and are trying to mutually agree upon an understanding that will be better off for them and our great country. मुझे अवैध साहब एक चीज़ का जवाब दीजिए कि अभी तो ये 5 प्लांट को टर्मिनेट आप कह रहे हैं कि इनकी जरूरत है इसलिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा, फिर बाकी जो ये पुरानी पॉलिसी के तहत है उनसे आप टेक एंड पे पे जाना चाह रहे हैं, फिर ये आगे कहां तक जाएगा? क्योंकि इससे तो हमारे जो कॉस्ट का इंपैक्ट है वो नहीं आ रहा। फिर क्या आप 2015 की पॉलिसी वाले उन प्लांट्स को भी देखेंगे जो चाइनीज हैं, क्या उनसे फिर एक दरवाजा खुलेगा कि देखें हमने जो प्राइवेट सेक्टर जो है देख चुके हैं, 2015 वाले को भी देख चुके हैं शहजाद भाई। हाँ अच्छा, उनसे भी नेगोशिएट कर रहे हैं। प्रोफाइलिंग और कोल कन्वर्जन क्या है? नहीं, ये डेट प्रोफाइलिंग क्या है? ये उनके फाइनेंसेस के साथ और जो वो लेंडर्स हैं उनके साथ बातचीत का जो पिछले 2-3 महीने से आगाज किया हुआ है हमने,
बैंक ऑफ चाइना के पास भी गए हैं, उनके लेंडर्स के पास, उनकी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। इस वक्त एज वी स्पीक वी हैव ऑलरेडी हायर्ड अ कंसल्टेंट विद इन चाइना जो हमें एडवाइस कर रहा है डेट रीप्रोफाइलिंग के ऊपर। एंड इन द वेरी नियर फ्यूचर यू माइट आल्सो सी some good amount of progress जो उसके ऊपर होगी। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं जरा गौहर साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। आपने मैंने जब आपसे ये पूछा था और इस सोल्यूशन पे बात हो रही थी कि जो गवर्नमेंट के आईपीपीज हैं और उनका जो कैपेसिटी पेमेंट है, आपने कहा सॉवरेन गारंटीज हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि शायद उस सॉवरेन गारंटी को नेशनल डेट में कन्वर्ट कर दें, यानी कि वो बिल में चार्ज नहीं होगा। क्या इस हवाले से भी कोई नजरसानी की जा रही है? देखिए जी, 2-3 और चीजें हो रही हैं। एक तो टैक्स स्ट्रक्चर को भी बहुत थ्रेडबेयर देखा जा रहा है। दूसरा एक और जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि जितना भी पाकिस्तान के अंदर लोकल डेट है हमारा पावर सेक्टर का, चाहे वो सी पैक का हो या नॉन सी पैक को हो, उसको भी रीप्रोफाइल करने की ज़रूरत है। तो वो किन इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लिया गया है, उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, उसके जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पार्ट है उसका जो डेट जी टेन्योर क्या है। तो हम लोग लोकल बैंक्स के साथ जितना भी हमारा डेट है उसको भी रीडू करने की कोशिश कर रहे हैं विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें लीड ले रही है। फिर आपका एक सेकुलर डेट है इसका तकरीबन 2.5-3 रुपए पर यूनिट का DSS के सूरत में एक चार्ज आता है, उसकी भी हम रीप्रोफाइलिंग करके उसको हम नेशनलाइज कर सकेंगे कि नहीं, हम लोग उसको किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ठीक है। मुझे वैसा मौका दे, मैं जरा गौहर एजाज साहब से भी सेक्युलर डेट को किस तरह पे थ्रू करके आते हैं। ठीक है, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स, बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं जो कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। गौहर साहब, आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा, और एक बात जो आपने कहा कि सबको टेक एंड पे लेके जाएं, तो यहाँ पे ये जो बात आई सामने वो ये है कि आपने ये प्लांट्स लगाए जिसकी वजह से आपकी जो जनरेशन फ्यूल कॉस्ट है वो इतनी कम हो गई है, और लेकिन जो इसका डेट कंपोनेंट है वहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे आप जो है हिट ले लें और वहाँ पे टेक एंड पे चले जाए। तो ये कैसे हो सकता है? आप बेनिफिट भी हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन उनको फिर जो डेट कंपोनेंट है वहाँ पे आप एक फाइनेंशियल हिट भी दे रहे हैं। सबसे पहले याद रखना चाहिए, हम पाकिस्तानी, जब हम ये जुमला बोलते हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, पहले अपनी बैलेंस शीट देख लें। 2,000% रिटर्न लेके जा चुके हैं आप, 2000%। आपके जो जितने प्लांट्स 2016 से पहले वाले हैं सबका डेट क्लियर हो चुका है, उसके बावजूद आप 100% रिटर्न मांग रहे हैं और बोल रहे हैं अगर मुझे कहीं 100% रिटर्न ना दी तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे मालूम है आपने डिफरेंट फोरम्स पे भी हमारे प्रोफेशनल्स ये बातें कर रहे हैं, मैं फिर कहूँगा, देखें हमें मालूम है, आपको जैसे अभी लगारी साहब ने भी कहा, सबको मालूम है कि जो अपफ्रंट टैरिफ हुए, क्या ये बोला गया था आपको अपफ्रंट टैरिफ में कि जनाब $120 मिलियन का प्लांट है जो दुनिया में एक्चुअली 60 का मिलता है, आप $60 मिलियन फी प्लांट बाहर रख लें और वो बाहर रख के यहाँ पे प्लांट लगा दें क्योंकि रेगुलेटर ने यहाँ पे 14 सेंट का टैरिफ दिया था? क्या ये कहा था हुकूमत पाकिस्तान ने? आप प्रोफेशनल्स थे, आप क्यों नहीं गए पाकिस्तान में कि जनाब ये टैरिफ नहीं बनता, ये $120 मिलियन में नहीं लगना चाहिए प्लांट, ये तो प्लांट ही 60 मिलियन का है। आपने मुल्क को जो है ओवरलोड कर दिया, मुल्क के ऊपर कर्जे लगा दिए, आप ही प्रोफेशनल्स थे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आज पाकिस्तान को दोबारा से हमें रीबेस करके हमें लेके चलना है पाकिस्तान को। ये तब तक नहीं चल सकता जब तक कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर ठीक नहीं होगा। आप क्यों बड़ी अहम बात करें, पहले मैं डॉक्टर साहब ये आप कह रहे हैं कि हम ये बोलें कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा शहजाद, हम ये बोलें कि पाकिस्तान जो है वो कौन इन्वेस्ट करेगा, हम अगर जो है हमें 2000% रिटर्न के बाद सालाना अरे ये सोचो भाई, 60 रुपए का यूनिट कर दिया है हमने डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, इंडस्ट्री के लिए 16 सेंट का हमने एक टैरिफ कर दिया, 80 रुपए हमने जो है फार्मर का कर दिया है, और आप कह रहे हो एक आदमी को 60 रुपए यूनिट दे दो। एक आदमी कह रहा है मुझे 60 रुपए कैपेसिटी दे दो, मेरा 16% पे चलता है, मुझे 26,000 करोड़ दे दो, बनता मेरा 5,000 है, मुझे 26,000 दे दो। भाई पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करो। पाकिस्तान का ये एनर्जी सेक्टर इस वक्त, पाकिस्तान का ये एनर्जी सेक्टर इज बिकम सिक, लेकिन गौर साहब, just because of these decisions, and I hold these professionals responsible for it. लेकिन गौर साहब, मैं इनसे जवाब इसका जरूर लूंगा क्योंकि आपने बात की, लेकिन देखें यहाँ पे तो ये हर बिजनेसमैन ये बात करता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, आप हो या आसिफ साहब हो, टेक्सटाइल के हवाले से चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रही हो या कहीं और आप कंपेटिटिव नहीं रहते अगर करेंसी की वजह से भी, तो आप भी ये कहते हैं ना कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ना शेक करें, जो भी मुआयदा है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। ये तो हर इन्वेस्टर बात करेगा ना शहजाद, ये बात करेगा कि हमें एक पॉलिसी दे दें जिसके तहत हम मुल्क में नहीं तो बंद हो गई सनतें, हमने बंद कर दी। क्या हम कह रहे हैं कि हुकूमत हमें कैपेसिटी पेमेंट दे?
जाएं जाके एक आदमी से जिससे 5,000 रुपए का बिल नहीं मिलता, उसकी जो है बालियां और उसकी चूड़ियां बिकवा के हमारे को पैसे दे, क्या ये बोलते हैं हम लोग? ये बोल रहे हैं ये लोग एनर्जी वाले कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपए दे दो, मेरी बिजली जो है, मैं बिजली 40% बना रहा हूं, उसमें से 80,000 करोड़ की बिजली दूंगा, 1,20,000 करोड़ मुझे चाहिए। अपनी बालियां बेचो, अपनी कंगने बेचो, अपने घर के सामान बेचो, लेकिन मुझे पैसे दे दो। मुझे 26,000 चाहिए। क्या ये बोलता है कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट? लेट देम रिस्पोंड टू दिस। कामरान साहब पहले आप से कहना पड़ता है। गौहर साहब ये कह रहे हैं, अगर हमने हमेशा से ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के बहुत से इदारे हैं, अगर किसी ने इस तरह का गलत काम किया है तो हम बजाते खुद कह रहे हैं कि आप उनको पीनलाइज करें, आप उनको जो भी क्रिमिनल रेगुलेटर अगर ये टैरिफ दे रहा था तो फिर आप ऐसे प्रोफेशनल क्यों नहीं गए? पे ये सारी बातें मफरूजों पे करनी और सिर्फ इल्जाम लगा देना, इसको साबित कर दें, फोरेंसिक कर लें। अगर इनको पता है कि किसी ने 60 मिलियन का 120 लगाया है तो ये कर दें। 2020 की जो रिपोर्ट है, जब हमने कहा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कर लें, मैं आपको बताऊं एक फैक्ट होता ये है कि हम सारे IPPs जब लगते हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो हमारे पे पेनल्टी लगाई जाती है, और बहुत सी ऐसी पेनल्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल और लोकल आर्बिट्रेशन में जाती है। आई टेल यू द फैक्ट कि 95%, मेरा ख्याल है 1 या 2 शायद उनके हक में फैसला हुआ है, बाकी तमाम तर ये हुस्न इत्तफाक है कि इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर भी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे देता है क्योंकि उसको पाकिस्तान पसंद नहीं है। हमारे जैसे प्रोफेशनल पाकिस्तान में आके 18-18, 20-20 साल इसी मुल्क में काम किया है। हम में से कुछ ने वो नेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है। मैंने आपको बताया है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो टीवी पे एक बहुत मायानाज साइंसदान बैठ के कहा करते थे कि ये थर कभी नहीं लगेगा, और हम लोगों ने डे इन डे आउट उस पर काम किया है। देखें, बात यह है कि ये इल्ज़ाम तराशी करना और बड़े बड़े नंबर्स लोगों को देना, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज आप के इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर को बुला के पूछें, 20 साल में हम उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, उसकी सर्विस पे भी करते हैं, कि अगर आप अपने सर्विस पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं, बट उसके इन्वेस्टर ने 1 रुपया नहीं कमाया। जब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके एनुअल स्टेटमेंट्स देखें तो आप 2000% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस पर आप जितनी पेनल्टी ले लें, रेगुलेटर ने आपको लगाई हो, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं 2000% आपने मुनाफा कमाया। 2000 इनका वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड है ना। हम तो कहते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट अपॉइंट कर लें आप। इट्स नॉट ट्रू, फैक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू बिकॉज़ ये तो गुड मोहम्मद अली की रिपोर्ट जिस पे आप कह रहे हैं कि हुआ, तो उसमें भी दिखा था 20 गुना। देखें, बात ये है कि आप जब डॉलर में कोई चीज़, हाउ डिड हबको स्टार्ट? एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर आया, उसने आके इन्वेस्ट किया, वो एक्चुअल डॉलर्स लेके आया। वर्ल्ड बैंक ने आपको पूरा प्रोग्राम दिया। ये जो आज कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, उस वक्त भी आपको बॉयलर प्लेट इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने बना के दिए, किसी लोकल इन्वेस्टर ने नहीं किए। और ये जो नंबर्स कोट किए जाते हैं, ये बड़े बड़े नंबर्स करके लोगों को गुमराह करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती तो कर देनी चाहिए थी ना। वाई वुड यू एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्सेशन विद एनीवन? बिकॉज मैं ये समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी, किसी भी बंदे ने, हाँ वो मेरा ही एम्प्लॉयर क्यों ना हो या मेरी ही कंपनी क्यों ना हो, अगर उसने गलत काम किया है तो हमारे में कम अज कम इखलाकी जुर्रत है। वी विल से इट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। बट ये कहना कि आप इंडस्ट्री में 107 हैं, उनमें से किसी एक की मिसाल लेके आप पूरे के पूरे सेक्टर को, उसके प्रोफेशनल को विलिफाई करना इज नॉट अ गुड ओमन। अगर ये क्लेम गलत है कि 2000% कमाए, तो फिर क्योंकि आपको लिस्टेड कंपनी, मैं दावा करता हूं कितना परसेंट होगा? क्या परसेंटेज? 15% हमें गारंटी किया गया था। अगर मैं आज तक देखूं तो 15% बनता है। ये मेरे साथ बैठ जाएं, किसी इंटरनेशनल कंसल्टेंट को बिठा लें। 15% तो एनुअल है ना, ओवर द इयर्स कितना बन जाता है? 15% वही बनेगा। नहीं, वही बनेगा, 15% ही बनेगा। अगर आप उसको 27 साल पे देखेंगे तो वो वही बनेगा। जिस तरह रुहेल ने कहा, मसलन हमें $450 मिलियन की कॉस्ट मिली फ्रॉम नेपरा, $520 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किए, लेकिन मुझे नेपरा 450 देगा, तो उसका सारे का सारा कोविड का नुकसान मेरा खुद का नुकसान है। देखें, ये चीजें कहनी बड़ी आसान है, टीवी पे बैठ के कह देते हैं आप, लेकिन इनको साबित करना, अगर ये साबित हो सकती थी तो साबित कर देते। योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। देखें जी, जो गौर साहब ने कहा ना अबाउट शहजाद, इसमें मैं एक से जरा रोहित साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर आता हूं। गौर साहब, गिव मी अ मोमेंट, मैं जरा रोहित साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। शहजाद, बड़ी अच्छी बात कामरान कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके साथ। गौर साहब जो बातें कर रहे हैं शहजाद, मैं आता हूं आपके साथ। गौर साहब, मुझे एक जरा मैं चाह रहा हूं रोहित, एक सेकंड शहजाद, 1 मिनट इसमें ऐड कर लें। जी जी। जामशोरो का प्लांट लगा, वो $500 मिलियन पर मेगावाट लगा। $822 मिलियन कॉस्ट है सर, चेक कर लीजिएगा। $822 मिलियन टुडे के प्लांट 1.5 बिलियन, आपके प्लांट $1.5 बिलियन पर मेगावाट लगे।
एक प्लांट वही कैपेसिटी का 600, एक प्लांट वही कैपेसिटी का 2 बिलियन, जिससे मर्जी फोरेंसिक को ऑडिट करवा लीजिए। वही आप check कर लीजिए, 7 मिलियन का सर, लगा, देखें। वही 6 महीने बाद 120 मिलियन डॉलर का लगा, उसका भी फोरेंसिक करवा लें। वही HFO के पावर प्लांट $500 में लगे या $1 मिलियन पे लगे, उसका भी फोरेंसिक ऑडिट करा लें। गौर साहब मुझे एक मौका दें, मैं जरा रोहित साहब को पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर मुझे देखिए, क्लोज भी करना है इसको। जी 2-3 सेपरेट चीज़ें उन्होंने बात की। एज फार एज जो उन्होंने विंड की एग्जांपल दी ना, आप दुनिया भर में देख लें, विंड, सोलर, उनकी टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली गई, उसकी इकॉनमीज ऑफ स्केल आती गई। हमारे यहाँ भी अगर आज 4 सेंट का लगा है, उस वक्त 14 सेंट का लगा है, तो दुनिया में भी यही था। इसका मतलब ये नहीं है कि इन अ डिक्लाइनिंग मार्केट आप रेगुलेटर को तो फॉल्ट कर सकते थे कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, के अगले साल थोड़ी कम हो गई तो आप रेगुलेटरी प्राइस कम कर देते। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने 50% चोरी कर ली। ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। जहाँ तक कोल की बात है, ये थरो रिसर्च की बात है। जो जामशोरो की बात कर रहे हैं, जामशोरो वॉज $593 मिलियन की EPC कॉस्ट थी। टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये EPC देख रहे हैं, क्योंकि जब दूसरी प्रोजेक्ट लगते हैं उसमें साइनोशोर की फ़ी होती है, उसमें इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होती है। 800 मिलियन, तो वो तकरीबन 1.3-1.4 मिलियन की थे, बाकी किसी की 1.4-1.5 होगी। तो डिपेंड, EPC जो कॉस्ट होती है वो दुनिया भर में डिमांड सप्लाई से चेंज होती है, स्टील की प्राइसेस पे चेंज होती है। तो ये माइनर फ्लक्चुएशंस को कैन नॉट बी अ बेसिस टू से कि जी चोरी हुई है इसके अंदर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का। लगारी साहब आपका भी। सेकंड सर, जी जी, लास्ट मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे भाई ने कहा कि जी हम फल तो खाना चाहते हैं, पैसे नहीं देना चाहते, वो ऐसी बात कोई नहीं बात, हम उस फल के पैसे देना चाहते हैं जो हम खा रहे हैं। अगर 4 रुपए की बिजली थर के कोल से मिल रही है, उसकी कैपेसिटी हम देंगे, मगर एक फर्जी जो 4 सेंट की बिजली से बनना था उसकी फॉर्म नहीं देना। सही, चले, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। लगारी साहब और गौहर जाज साहब आपका भी शुक्रिया। आप देखें यहाँ पे एक बात तो कंसेंसस है कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है, इसको कम कैसे किया जाए, इसकी कीमत कम कैसे की जाए, उस पर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। ये समझते हैं कि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्कोज है वो मसला हल नहीं किया गया, तो आप कैपेसिटी पेमेंट को बार बार डिस्कस कर लें, रीनेगोशिएट कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हुकूमत और गौहर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुना, वो समझते हैं कि सब्सटैंशियल टैरिफ जो है वो डिक्लाइन हो सकता है अगर इस कैपेसिटी पेमेंट इशू को हम हल कर लें। प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।